हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके थे। हमने इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल सीखे थे, रे डायग्राम्स के कुछ रूल सीखे थे। आज मैंने आपको बताया था कि अब अगली वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे रे डायग्राम्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, क्या पोजिशनिंग होती है उसकी और कैसे रे डायग्राम से हम उसको सीख सकते हैं। तो दो मिरर थे हमारे पास, जैसे हमने बात करी थी, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। दोनों के अलग अलग केसेस हैं, दोनों को पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए कनकेव मिरर सोचा है। कनकेव मिरर हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कितने केसेस में हम रे डायग्राम्स इसके देखते हैं। एक बार मैं आपको रूल्स याद दिला दूं, गेम चल रहा है, मैं आपको पहले रूल्स याद दिला देता हूं इसके, कोई चीटिंग नहीं करेगा इसमें। तो रूल्स क्या थे सर कि जो भी रे ऑफ लाइट, अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है तो मेरी रे ऑफ लाइट इस एक्सिस के पैरेलली मूव करेंगी। जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलली आएगी वो स्ट्राइक करके फोकस से वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये हमको पता है। सेकंड रूल था, अगर फोकस से रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो जो वो रिफ्लेक्शन में होगी वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगी। ठीक है सर, दो रूल्स हो गए। तीसरा रूल क्या था, जो भी मेरी रे ऑफ लाइट है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए मिरर पे टच होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी उसी पाथ पे करेगी। ठीक है सर। चौथा रूल क्या कहता है मेरा कि जो भी मेरी रे ऑफ लाइट पोल पे आके लगती है, ठीक है, तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी बिल्कुल उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है सर, गेम के रूल्स हम लोगों को याद है। अब एक बार फटाफट से हम लोग कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स के 6 केसेस पढ़ लेते हैं। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैं आपको 2 केस बताऊंगा, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 2, ताकि समझने में भी आसानी रहे और आसानी से हमको ये चीजें याद भी हो जाए। जो हमारा पहला केस है, पहला केस में हम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है सर, यहां पे लिख देते हैं पहले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है सर, अब ऑब्जेक्ट मेरी अगर इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट मेरी पैरेलली मूव करेंगी। ठीक है सर, जो इंसिडेंस रे है वो मेरी पैरेलल रहेगी इस वाली एक्सिस के, ठीक है, जिसमें हमें पोल देखने को मिलता है उस एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ठीक है, अब एक रे ऑफ लाइट मैंने ऊपर से दिखा दी, एक रे ऑफ लाइट मैं नीचे से दिखा देता हूं, ये भी मेरी इंसिडेंस रे है, इंसिडेंट रे है। ठीक है सर, अब आप लोगों को रूल नंबर 1 के हिसाब से पता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलली आ रही है इस एक्सिस के तो वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी सर, फोकस से। तो हम इसको फोकस से वापस से रिफ्लेक्ट बैक करवा देंगे। ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट 1 रिफ्लेक्टेड 1। जो इंसिडेंट 2 थी ये भी मेरी मूव करेगी फोकस को पास करते हुए, और ये मेरी हो गई रिफ्लेक्टेड 2। अब ये हमें क्या करना है, देखो जहां पे मेरी 2 रिफ्लेक्टेड लाइंस मीट करेंगी ना, उस पॉइंट पे और उस एक्सिस के बीच में हमेशा हमारी इमेज बनेगी। शायद ये लाइन मेरी आपको समझ ना आई हो, पर अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि जो मेरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, उसकी इमेज कहां बन रही है, फोकस में, जहां पे दोनों लाइनें मीट कर रही हैं। ठीक है सर, उसकी इमेज कहां पे बन रही है, फोकस में। मैं होप करता हूं आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से ये चीजें बता देता हूं। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पे रखी है, हमको ये चेक करना है कि इसकी इमेज कहां पर फॉर्म होगी। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट अगर मेरी इन्फिनिटी पे है तो मेरी रे ऑफ लाइट जो है वो इस एक्सिस के पैरेलली मूव करेंगी। ठीक है सर, पैरेलली मूव कर रही है तो हमने उस रे ऑफ लाइट को I1 नाम दे दिया। ठीक है, वो जाके मिरर से स्ट्राइक करती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है फोकस से पास होती हुई। इतना सॉर्टेड है सर। उस लाइन को मैंने, उस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने R1 नाम दे दिया, रिफ्लेक्टेड 1। एक रे ऑफ लाइट मैं नीचे से भी लेके आया हूं, एक रे ऑफ लाइट नीचे से भी आ रही है, पैरेलली आ रही है मिरर पे स्ट्राइक करके, वो भी फोकस पे स्ट्राइक करती है ना, वो भी फोकस से पास ऑन करती है। उस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने नाम दे दिया R2। अब जहां पर ये दोनों लाइनें मीट करी हैं, मैं ये मान लूंगा कि जो मेरी इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पर फॉर्म हो रही है, फोकस में। तो मैं यहां पर लिख भी सकता हूं जैसे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड इमेज एट फोकस। ठीक है सर, समझ आती है चीज। अब बिल्कुल इसका उल्टा देखते हैं, ठीक है, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, कंसेप्ट एकदम हमारे क्लियर रहे, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट सिखा रहा हूं। अभी हमारी ऑब्जेक्ट कहां पे थी सर, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनी है, फोकस पे। सेकंड केस में आ जाओ। सेकंड केस में हम क्या करने वाले हैं, अब मैं ऑब्जेक्ट को सपोज कर लूंगा ऑब्जेक्ट एट फोकस।
ठीक है सर, अभी तक मैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लेके चल रहा था, अब मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गई है, फोकस पे। फोकस पे मैंने देखो ऑब्जेक्ट अपनी स्टे कर दी, क्योंकि अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हमने एरो दिखा दिया, पिछले केस में क्यों नहीं दिखाया? तो सर पिछले केस में आप खुद सोच के देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं? मैं तो नहीं देख सकता, आप भी मुझे लगता है नहीं देख सकते, है ना। तो इसलिए हमें पता नहीं, हम देख नहीं सकते तो हम उसकी डायग्राम भी नहीं बना सकते। बट अगर मैंने उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे प्लेस किया है, जैसे कि फोकस पे प्लेस किया है, तो डेफिनेटली मैं उसको देख सकता हूं, और मैंने उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया है। ठीक है सर, अब देखो हम यहां से कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, इसको समझते चलना। अब अगर ये मेरी एक ऑब्जेक्ट है, मेरे को ये देखना है कि इसकी इमेज कहां पे फॉर्म होगी, तो सबसे पहली रे ऑफ लाइट को मैं ले जाता हूं, बिल्कुल पैरेलली ले जाता हूं इस एक्सिस के, और मिरर पे स्ट्राइक करा देता हूं। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि अगर पैरेलली लाइट गई है तो वो फिर से कहां से पास ऑन होगी सर? बिल्कुल फोकस से। ठीक है, फोकस से मेरी रे ऑफ लाइट पास होगी। ठीक है, ये मेरी थी इंसिडेंट रे I1, और ये मेरी थी रिफ्लेक्टेड रे R1। ठीक है, अब मेरे को एक और लाइट यहां पर पास कराने की जरूरत है, क्योंकि देखो इमेज कब हम दिखा सकते हैं, जब मेरे पास दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। जैसे यहां पे था, दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही थी, तो दो रिफ्लेक्टेड रेज के होने के लिए मुझे दो इंसिडेंट रे भी जरूरी है। तो एक इंसिडेंट रे और दिखा देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि वो जो लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है। ठीक है, या फिर देखो ऐसे कुछ इस तरह। ठीक है सर, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। मतलब देखो ऑब्वियसली लाइट हमारी ऑब्जेक्ट से ही निकल रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से वो स्ट्राइक होकर यहां पर जा रही है मिरर पे, पर अगर मैं उस पाथ की ट्रेसिंग करूं कि वो किस रास्ते से जा रही है, कितने एंगल से, तो मैं उसको पीछे को एक्सटेंड करके देखता हूं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। और अगर वो इस लाइन पे जाती है तो वापस भी वो इसी लाइन पे आती है। जैसे मैंने बताया, ये मेरा हो गया I2, और इसी लाइन पे मेरा हो जाएगा R2। तो मतलब लाइट जो है वो मेरी इस लाइट से इस लाइन में गई और वापस यहां से वापस आ गई। ठीक है सर, समझे इस चीज को? समझे? अब आप एक बार खुद सोच के देखो, मैंने अपनी दोनों इंसिडेंट रे बना दी, मेरे को दोनों रिफ्लेक्टेड रेज भी मिल गई, पर यहां पे मुझे एक चीज नजर आ रही है कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ना, एक बार देखो वो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और क्या कभी पैरेलल लाइंस मीट करेंगी? सर मुझे तो नहीं लगता मीट करेंगी, और आप भी इतने स्मार्ट हो, आपको भी ये नहीं लगना चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट करेंगी, ना तो शीशे के पीछे ना फिर शीशे के आगे। तो मैं क्या मान लूंगा कि ये दोनों लाइनें, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइनें जो कि पैरेलल हैं, वो मीट तो कर रही हैं, वो मीट कर रही हैं, पर कहां पे कर रही हैं? इन्फिनिटी पे। ठीक है सर, समझे? वो कहां पे मीट कर रही है, मैं ये मान लूंगा कि वो कहां मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे। तो मेरी इमेज मुझे कहां मिल गई? अब इमेज एट इन्फिनिटी। समझे सर कंसेप्ट को? बहुत सिंपल है। पहले में देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था, ठीक है, वहां से पैरेलल लाइंस आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी। ठीक है, दोनों लाइटें, दोनों रे ऑफ लाइट यहां पर मेरी इंटरसेक्ट करी, तो मैंने मान लिया इमेज एट फोकस। ठीक है, सेकंड केस में मैंने अपनी ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे स्टे कर दिया। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट को मैं पैरेलली ले गया और फोकस से पास ऑन करवा दिया। सही है सर। दूसरी रे ऑफ लाइट को मैं कुछ इस तरह, कुछ इस एंगल से ले गया कि वो उसका पाथ सेंटर ऑफ कर्वेचर को ट्रेस कर रहा था। ठीक है, तो जब वहां पे मेरी रिफ्लेक्टेड रे निकली, वो रिफ्लेक्टेड रे निकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, और जो रिफ्लेक्टेड फर्स्ट वाली रे थी वो बिल्कुल आपस में दोनों पैरेलल थी, तो वो मीट नहीं कर सकती थी। तो मैंने ये मान लिया कि वो मीट तो कर रही है, पर कर रही है इन्फिनिटी पे, और अगर इन्फिनिटी पे मीट कर रही है तो मैंने क्या लिख दिया, इमेज एट इन्फिनिटी। बेसिक चीज, सिंपल मुझको यहां पर क्या रिजल्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगी तो मुझे इमेज मिलेगी फोकस पे, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगी तो मुझे इमेज मिलेगी इन्फिनिटी पे। अब चलते हैं अपने तीसरे केस की तरफ। तो अब एक बार देख लेते हैं, जब मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मैं अगर प्लेस करूंगा तो मेरी इमेज कहां पे बनेगी, उसकी पोजीशनिंग क्या होगी। देखो जब मेरी ऑब्जेक्ट जो थी वो इन्फिनिटी पे थी, ठीक है, जब मेरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो मैं ये तो नहीं देख सकता था वो ऑब्जेक्ट कैसी है, वो सीधी है, उल्टी है, कैसी है, मेरे को नहीं दिख सकता था। उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनी फोकस पे, लेकिन बिल्कुल पॉइंट साइज्ड, है ना, दोनों के दोनों रेज बिल्कुल फोकस पे आके मीट कर रही थी, तो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी मेरी, और मैं उस इमेज को देख के भी नहीं पता लगा सकता था कि वो इमेज मेरी सीधी बनेगी या फिर उल्टी बनेगी।
जो सेकंड केस था उसमें मैंने जो ऑब्जेक्ट थी उसको मैंने फोकस पे प्लेस करा था, है ना, तो फोकस पे मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो रहेगी, तो वही अब थोड़ी जितनी भी बड़ी थी कैसे भी थी, ठीक है, उसकी इमेज बन रही थी इन्फिनिटी पे। तो मुझे फिर इमेज देख के नहीं पता लगा इमेज जो है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट जैसी सीधी बनी है या फिर उल्टी बनी है या तिरछी बनी है, मुझको नहीं पता लगा। पर अब क्या है ना, अब मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी डेफिनेट है, मेरे को दिखेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन भी डेफिनेट आएगी, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा तो मैं इमेज को भी देख पाऊंगा कि हाँ वो कैसी है, कि सीधी बनी है, उल्टी बनी है, वर्चुअल है, रियल है, लेटरली इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है या फिर कैसी है ना, इन्वर्टेड है, जो भी चीजें हैं सारी की सारी हमने पहले डिस्कस करी हैं। तो अब मैं उस चीज को भी ढंग से डिफाइन कर पाऊंगा। जैसे इस केस में हम देखते हैं कि जो मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मैंने प्लेस करी है, यहां से हम रे ऑफ लाइट को पास कराते हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट एक मैंने पैरेलली ली है, इंसिडेंट वन पैरेलली गई है, तो सर कहां से पास होगी, डेफिनेटली फोकस से पास होगी, है ना सर। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड वन, या फिर छोटे आर से कर देते हैं रिफ्लेक्टेड वन, ठीक है सर, वो डेफिनेटली फोकस से पास ऑन होगी। सेकंड रे जो है उसको मैं पास कराता हूं कुछ ऐसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाए, ठीक है सर, समझ रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर वो पास होके जाएगी तो ये हो गया I2, तो उसका जो रिवर्शन का मतलब जो रिवर्ट होगी उसका रिफ्लेक्शन का जो पाथ होगा वो भी बिल्कुल वही होगा, और यहां पे मैं लिख दूंगा R2, ठीक है, तो वो यही पाथ होगा। अब देखो जहां पे मेरी दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वो मेरी डिफाइन करेगी इमेज, कैसे, रिफ्लेक्टेड रे एक तो ये रही, दूसरी ये रही, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्टेड, तो ये कहां मीट करनी है सर, इस पॉइंट पे दिख रहा है आप लोगों को, ये भी रिफ्लेक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, तो कहां मीट कर रही है, बिल्कुल इस पॉइंट पे, बिटवीन C एंड F, कहां मीट कर रही है, बिटवीन C एंड F। तो मेरी इमेज कैसे बनेगी, जो मेरी इमेज का बेस, ऑब्जेक्ट का बेस क्या था, ये ऑब्जेक्ट का बेस कहां पे टिका हुआ था, इस एक्सिस पे, तो मेरी इमेज का बेस भी कहां पे टिका होगा, एक्सिस पे, इमेज का बेस ये रहा और यहां पे इमेज की मेरी खोपड़ी होगी, ठीक है सर, ये बन गई मेरी इमेज, समझ आया सर। अब यहां पे मुझको क्या देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट जो थी वो मेरी अगर इस तरफ थी, उसका हेड ऊपर की तरफ था, तो जो मेरी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, उसका हेड नीचे की तरफ होगा और अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ी सी छोटी बनेगी, है ना, यहां पे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा साइज कम है, थोड़ी सी छोटी बनेगी, किस पोजीशन पे बनेगी, बिटवीन C एंड F, ठीक है सर, ये चीज समझ आई आपको। अब हम चलते हैं अपने चौथे केस की तरफ, D। अब जैसा कि आप देख सकते हो जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो कहां पे प्लेस्ड है, वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑब्जेक्ट एट C, ठीक है सर, जैसे यहां पे बियॉन्ड C था मेरा ऑब्जेक्ट, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब मेरी ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट एट C, तो अब यहां पर हम रे डायग्राम से देखते हैं कि हमारी इमेज कहां बनेगी और कैसे बनेगी। सर सिंपल है, फिर से एक रे ऐसी पास कर दो जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी हमारी एक्सिस है इसके पैरेलली मूव करे, ठीक है, ये हो गया मेरा I1। अब यहां से अगर वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो सर डेफिनेट सी बात है कि वो फोकस से होती हुई जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, तो ये बन गया मेरा R1, ठीक है। एक और रे पास करा देते हैं, उसको निकाल देते हैं फोकस से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब C से तो नहीं निकाल सकते ना, ऊपर से रे नीचे कैसे आएगी, बट हम फोकस तो उसके आगे है तो फोकस से एक रे निकाल सकते हैं, ठीक है। फोकस से हमने एक रे निकाली, अब वो कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, सर पैरेलली रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक होगी पैरेलली, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, ठीक है सर, ये हो गया मेरा R2। अब हमें क्या देखना है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहां पर जाके मीट कर रही है, तो रे एक ये रही और दूसरी रे ये रही सर, इसका मीटिंग पॉइंट यहां पे हमने बना दिया ऑब्जेक्ट, माफ कीजिएगा इमेज, ठीक है सर। तो यहां से मेरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि जो मेरी इमेज है सबसे पहले वो इन्वर्टेड बनी है और ओरिजिनल साइज के बराबर बनी है, और किस पॉइंट पे बनी है सर, बिल्कुल C पॉइंट पे। यहां से क्या पता लगता है, अगर मेरी इमेज C के पीछे बनेगी तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट C के पीछे रखी होगी तो उसकी जो इमेज है वो C के आगे बनेगी, थोड़ी सी छोटी बनेगी और उल्टी बनेगी, ठीक है।
बट अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे रखी है तो उसकी इमेज भी बिल्कुल सी पे ही बनेगी और उसी साइज में बनेगी, पर वो उल्टी होगी। अब आपके दिमाग में चीज चल रही होगी, सर आपने रियल और वर्चुअल करके भी कुछ बताया था, एक बार वो भी बताओ। तो यार देखो, मैंने सिंपल सी चीज बोली थी, अगर इमेज फॉर्मेशन सच में होगी तो वो रियल होगी, अगर सच में नहीं होगी तो वो वर्चुअल होगी। अब जैसे यहाँ पे खुद सोच के देखो, अगर मेरी इमेज, ये शीशा है, शीशे के पहले अगर मेरी कुछ इमेज बनती है तो वो हमेशा रियल होगी क्योंकि वो सच में बन रही होगी। बट ये शीशा है, अगर इसके बाद कुछ बनता है तो सर वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन इल्यूजन होगा, वो हमारी रियल इमेज नहीं होगी, वो एक वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि वो हमें ऐसा लगेगा कि शीशे के अंदर बन रही है। अब शीशे के अंदर तो इमेज बन ही नहीं सकती है ना, तो वही चीज है, जो भी हमारी शीशे के पीछे की साइड बनेगी उसको हम ये मान के चलेंगे वो वर्चुअल है, और जो भी शीशे के पहले बनेगी उसको हम मान के चलेंगे वो रियल है। तो अभी तक हमने जितनी भी इमेजेस देखी वो सारी की सारी क्या थी सर, वो रियल इमेजेस थी। जैसे कि ये हो गई, ये हो गई, या फिर जब हमने फोकस पे इमेज बनाई थी वो तीनों की तीनों क्या थी, रियल इमेजेस थी। ठीक है, ये दोनों चीजें भी आपको समझ आ गई। एक बार मैं फिर से आपको ये दोनों कैसे समझा देता हूं। हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करी थी बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ऑब्जेक्ट प्लेस करी थी बियॉन्ड सी, सी के पहले हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। एक इंसिडेंट रे निकाली पैरेलल टू द एक्सिस, वो कहां से पास ऑन करेगी सर, फोकस से पास करेगी। ठीक है, दूसरी इंसिडेंट रे निकाली हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए, तो वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होनी थी, बिल्कुल उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक होनी थी। दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को हमने जहां जोड़ा, दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को जहां जोड़ा, इस एक्सिस से वहां पे मैंने एक इमेज को ड्रॉ कर दिया। ठीक है सर, जब ड्रॉ कर दिया तो मैंने क्या देखा, अगर बियॉन्ड सी मेरी ऑब्जेक्ट रखी थी तो मेरी इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ, थोड़ी सी छोटी बनी और इन्वर्टेड बनी, और रियल इमेज तो वो थी। चौथे केस में ऑब्जेक्ट मेरी कहां थी, सी पे, तो मेरी इमेज भी मुझको कहां देखने को मिली, इमेज भी मुझे मिली सी पे। यहां पे मुझे इमेज कहां मिली थी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ये टेंशन नहीं लेनी है, मैं बाद में आपको एक चार्ट के थ्रू भी समझा दूंगा फिर ढंग से। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ऑब्जेक्ट कहां पे थी, सी पे। एक रे मैंने पास करी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से पास ऑन हुई। दूसरी रे पास करी मैंने फोकस से, तो वो बिल्कुल पैरेलली पास ऑन हुई। जहां पे वो दोनों रेज मीट करी वहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दी, और वो बिल्कुल उसी साइज की ऑब्जेक्ट थी, इन्वर्टेड थी, रियल थी। ठीक है सर, यहां पे मैं ये अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी कंक्लूड कर सकता हूं। ठीक है, अब हमारे पास दो केसेस और बचे हैं, वो दो केसेस आप एक बार खुद मेरे साथ दिमाग लगा के देखो। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दी, फोकस पे इमेज बन गई। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रख दी तो इन्फिनिटी पे इमेज बन गई। सी के पीछे हमने ऑब्जेक्ट रखी तो सी के आगे इमेज बन गई। सी पे अगर ऑब्जेक्ट रख दी तो सी पे ही इमेज बन गई। अब कौन से दो केसेस रह गए सर, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखनी है और एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखनी है। ये दो केसेस अब हम देखते हैं। अब चलते हैं अपने पांचवें केस की तरफ। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, अब मेरी ऑब्जेक्ट कहां पे मैंने प्लेस करी है, सी और एफ के बीच में। ठीक है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मैंने अब अपनी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब एक बार देखते हैं यहां से कैसे रे डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट जैसा आपको दिख रहा है, मेरे को दो इंसिडेंट रेस की जरूरत है। सबसे पहली इंसिडेंट रे, तो सर ये तो अब आपको याद सा ही हो गया होगा कि पैरेलल ही लेके जानी है, वो यहाँ पे भी पैरेलल लेके गए। उस चीज को कहां से रिफ्लेक्ट बैक कराएंगे, फोकस से पास होती हुई। ठीक है सर, फोकस से पास होते हुए हमने उसको रिफ्लेक्ट बैक करा दिया R1, एंड ये हो गया मेरा I1। ठीक है सर, एक और रे मेरे को देखनी है यहाँ पे, वो, और अब देखो क्या हम चीज कर सकते हैं, या तो आप इसको फोकस से ट्रेवल करवा के इन्फिनिटी पे मिला दो, या फिर क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पे ले जा सकते हो। जैसे ये मैंने इंसिडेंट करवाया, अब ये मैंने इंसिडेंट जो करवाया है, अगर मैं इसको पीछे देखूंगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिट करता हुआ जाएगा, है। तो जो मेरी दूसरी इंसिडेंट रे होगी वो मैंने कुछ ऐसे इंसिडेंट करी है कि अगर मैं उसको पीछे से एक्सटेंड करता हूं ना, तो आप देखो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जा रही है। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कैसी होगी, इसको अगर मैं I2 ले लूं तो उसकी रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल उसी पाथ पे आएगी। ठीक है सर, ये तो हमको पता है, बिल्कुल उसी पाथ पे उसकी रिफ्लेक्शन भी आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मेरी इंसिडेंट रे उसी पाथ पे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वहीं पे आती है ना। तो इसी पाथ पे मेरे को R2 भी देखने को मिलेगा, जो आगे जाके कुछ यहाँ पे है ना। तो ये दोनों रेस जो है वो कुछ यहाँ पे मेरी इंटरसेक्ट कर जाएंगी और मेरी इमेज कुछ ऐसी बन जाएगी।
ठीक है, बियॉन्ड सी। यहां से क्या देखने को मिला, अगर मेरी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखी है तो उसकी इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी, इनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है, बड़ी इमेज बन रही है ओरिजिनल साइज से, और इन्वर्टेड बन रही है। और क्योंकि मिरर के पहले वो इमेज है, इसका मतलब क्या है कि वो इमेज जो है वो मेरी रियल इमेज है। ठीक है सर, ये ऑब्जर्वेशन भी आप लोगों को समझ आ गई है। अब चलते हैं अपने आखिरी और फाइनल केस की तरफ, जिसके बाद हम लोग कनकेव मिरर के रे डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और सारे केसेस हमारे दिमाग में एकदम फीड हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने जो अपनी इमेज, सॉरी अपनी जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने प्लेस किया है एफ एंड पी के बीच में। ठीक है सर, कहां प्लेस किया है, एफ एंड पी के बीच में। अब देखो इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहां पर कोई इमेज है, अब देखो यहां से अगर मैं पोल पे अगर मैं अपनी इंसिडेंट रे को लेके जाता हूं, ठीक है सर, पोल पे मैं अपनी इंसिडेंट रे को लेके गया I1 को, तो एक एंगल बनाएगा, है ना। मैंने अपनी क्या करा, इंसिडेंट रे को ऑब्जेक्ट के टॉप से पोल पे लेके आया हूं, तो वो कुछ एंगल फॉर्म करेगा वहां पे। क्या एंगल सर, एंगल आई होगा वो, है ना, एंगल आई फॉर्म होगा। और जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होगी, जिसका नाम मैं रखूंगा एंगल आर। ठीक है, मैं अभी रफ डायग्राम बना रहा हूं, आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके ये चीजें करनी है। तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी मेरे पास आ गई। ठीक है सर, ये मेरी हो गई R1। ठीक है सर, एक और रे, अब जैसे कि अभी हमने करा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई थी पीछे, सेम चीज हमने अभी भी करनी है। ठीक है, एक ऐसा पाथ चुनना है, रे को कुछ इस तरह से इंसिडेंट हमने करवाना है, जैसे ये। ठीक है, ये मेरा हो गया I2, ये क्या था I1। ठीक है सर, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, बिल्कुल मेरे साथ करते चलना। रे को मैंने कुछ इस तरह से इंसिडेंट कराया है कि अगर मैं उसके बैक को एक्सटेंड करता हूं ना तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरी रिफ्लेक्टिंग रे होगी वो बिल्कुल उसी पाथ पे वापस से रिफ्लेक्ट होगी, है ना, बिल्कुल उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इसको भी हम लोग डार्क कर देते हैं। ठीक है, और वो आगे ऐसे एक्सटेंड होती जाएगी रे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर यहां पे जो मेरी R1 और R2 है वो तो मीट ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही हैं, ये आगे जाके खुलती जा रही हैं, तो वो यहां तो कभी मीट ही नहीं हो सकती ना, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आगे जाके कभी मीट कर जाए। पर वो अगर यहां मीट नहीं कर सकती तो क्या वो शीशे के पीछे मीट कर सकती है? जी हाँ सर, वहां तो मीट कर सकती है, क्योंकि यहां से जो दो लाइंस हैं वो कन्वर्ज होती जा रही हैं, है ना। तो इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं और इसको भी हम आगे एक्सटेंड करते हैं। एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा हमें जहां पे वो दोनों रे मीट करेंगी। ठीक है, इस एक्सिस को भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और तब मैं वहां पर अपनी इमेज फॉर्मेशन कर दूंगा। यहां पे इमेज फॉर्मेशन की कुछ खास बातें हैं कि यहां पे मेरी इमेज कैसे फॉर्म हुई है, अहेड पी के आगे फॉर्म हुई है, इनलार्ज्ड फॉर्म हुई है, इरेक्ट फॉर्म हुई है। अभी तक मेरी इमेज इन्वर्टेड आ रही थी, अब इरेक्ट फॉर्म हुई है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमने सारी इमेजेस रियल देखी थी, अब मुझको पहला केस मिला है जहां पे मेरी इमेज वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि शीशे के पीछे वो इमेज बननी है। बट आप खुद एक बात सोच के बताओ, क्या शीशे के पीछे कोई इमेज बन सकती है? नहीं सर, क्योंकि उससे तो फिर लाइट पास ही नहीं होगी ना शीशे से, वो तो सारी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो हमको ये देखने में कैसा लगेगा कि हम शीशे के पीछे वो इमेज बन रही है, हमें देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, बट एक्चुअली में वो इमेज असली नहीं होगी, वो एक वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे 6 केसेस खत्म होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, और किस किस तरह से बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है या फिर बिल्कुल सीधी इरेक्ट बन रही है। लेटरल इन्वर्जन का अभी तक केस आया नहीं है, वो आपको प्लेन मिरर में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी ना, वो सारी की सारी कैसे अप्लाई होंगी वो हमने इस वीडियो में भी देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कन्वेक्स मिरर में कैसे रे डायग्राम्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे 6 केसेस थे, वहां पे थोड़े कम केसेस हैं, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान है, बट अगर आपको कंसेप्ट आता है तो दोनों ही बहुत ईजी हैं आपके लिए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन है गाइस, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अनअकैडमी इस महीने भी, लास्ट मंथ की तरह इस मंथ भी एसेंट टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रही है। क्लास, अगर आप क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो आप लोग सीधा सीधा अनअकैडमी पे जा सकते हो, एसेंट टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप वहां पे अपनी तैयारी को भी टेस्ट कर सकते हो, अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हो। और अगर कोई मेरे भाई बहन ऐसे हैं
हैं, जिनको अभी बोर्ड्स की तैयारी करनी है, या फिर किसी ने अभी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की है, या फिर किसी को रिवाइज करना है, तो वो लोग भी अनअकैडमी पे जा सकते हैं। वहां पे आपके लिए फ्री में वीडियोस हैं, उन वीडियोस से आप अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और उन वीडियोस को अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरल कोड सिर्फ वहां पे डालना पड़ेगा। वो रेफरल कोड क्या है सर, AC Live। बस ये रेफरल कोड, इसके बाद आप वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बोर्ड्स की तैयारी भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय।